हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नॉस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे ही पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो, आपकी नॉस्ट इक्वेशन ये थी। ये स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दो। नॉस्ट इक्वेशन आपकी ये थी, ई नॉट सेल, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाय एन लॉग आयन ऑफ RHS, लिखते थे आयन ऑफ LHS। इस तरह से आप कुछ लिखते थे इक्वेशन। ठीक, तो देखो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू जीरो होती है एट इक्विलिब्रियम। और ये एक तरह से QC की वैल्यू होती है एट इक्विलिब्रियम। ई सेल इक्वल टू जीरो एंड QC इक्वल टू KC। ठीक है, तो QC इक्वल टू KC हो गया। इक्विलिब्रियम पे ई सेल इक्वल टू जीरो, QC इक्वल टू KC। ठीक है, अब देखो, अगर ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा। ये जैसे अगर आपका इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता तो इसको इक्विलिब्रियम, अगर आप लास्ट ईयर 11th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो वहां पे QC था। अगर कोई भी आप कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट अगर लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे अदर देन इक्विलिब्रियम, तो उसमें QC लिखना होता था। और इक्विलिब्रियम पे वो KC कहलाता था। तो ये अगर एक्सप्रेशन जो आप लिखते हो अंदर, ये QC होता है एक तरह से, और इक्विलिब्रियम पे KC हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, ये वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ पे आ गया ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाय एन लॉग KC। KC जो है यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग KC। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या होता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बट वो आपको यूज नहीं होगा ज्यादा। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते, ई नॉट सेल इक्वल टू RT NF LN। एक्चुअल में ये क्या था, ये वैल्यू जब आप, ये वैल्यू सारी अगर आप नहीं पुट करोगे तो ये RT NF LN KC ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये वाला एक, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर करते हैं। हम्म, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ई नॉट सेल जो है यहाँ पे आपका वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल है। ई नॉट जो है आपका, ये है ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ सेल है। और KC जो है आपका, ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC जो है आपका वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी लिखा दिया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला टर्म समझा रहा हूँ। इसे बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अगला जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो है गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट है आपका गिब्स फ्री एनर्जी।
रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and gives energy of the reaction. Gives free energy of gives free energy of reaction. ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. ठीक, तो चलिए अब ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं रिलेशन. अब इसमें देखिए, सबसे पहले ना यार मैं थोड़ा गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बता दूं. देखो गिव्स फ्री एनर्जी जो रहेगा, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको डेल्टा जी से डिनोट करेंगे हम लोग. ठीक है, इसी को हम लोग मैक्सिमम एनर्जी भी कहते हैं, मैक्सिमम एनर्जी भी बोला जाता है और यूजफुल वर्क भी बोला जाता है, यूजफुल वर्क. तो इनमें से कोई भी टर्म मिले इसका मतलब सेम है. मैक्सिमम एनर्जी मतलब डेल्टा जी, यूजफुल वर्क मतलब डेल्टा जी. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनमें से कुछ भी मिलेगा आपको मतलब सेम ही चीज करनी है हर बार. ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं. इन सबका मतलब एक ही है. गिव्स फ्री एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, यूजफुल वर्क, ये तीनों का मतलब एक ही रहेगा. तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ. देखो इसका फॉर्मूला ये होगा, डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई से. ठीक है, और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो तो डेल्टा जी नॉट जो हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट से हो जाएगा. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसमें फर्दर और चीजें ऐड करा देता हूँ. पहले आप इसका नोट डाउन कर लो. ठीक, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स याद कर लीजिए. जैसे क्या होता है, डेल्टा जी है, मैंने आपको पहले भी थोड़ा बताया होगा, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए रहता है, स्पॉन्टेनियस के लिए रहता है, और डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो होता है. ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस की डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो. अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो समझा देता हूँ. जैसे यहाँ पे एन जो है, ये है नंबर ऑफ, जो आपने एन पहले फाइंड आउट करते थे ना रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यूज इन रिएक्शन. एफ जो होता है इसे फ्राइडे कांस्टेंट कहा जाता है, फ्राइडे कांस्टेंट. एफ जो है फ्राइडे कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसको आपको 96500 लेना है, गुलाम पर मोल, सी मोल. 96500 एफ आर आई डी की वैल्यू लेनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूज हो रहे रिएक्शन में वो लेना है. तो आपका ये इक्वेशन रहेगा. ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं. ठीक है, चलिए. तो डेल्टा जी नोट, हाँ उसके बाद एक और इक्वेशन होती है. ये सब ना ऑलरेडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इक्वेशंस पढ़ते हैं. जैसे डेल्टा जी जो होता है आपका, वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस में 2.303 आर टी लॉग क्यू सी, या फिर डेल्टा जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस में 2.303, सॉरी एल एन में कर देते हैं इसको, आर टी एल एन क्यू सी. ठीक, अब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाता है, और क्यू सी इक्वल टू के सी हो जाता है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस में 2.303 आर टी लॉग
के सी, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और में डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन लिखाई है, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है। ठीक है, गिब्स एनर्जी निकालने के लिए, तो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी तक मैंने क्या किया, आपको कुछ थ्योरी पार्ट करा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इससे रिलेटेड, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक, चलिए तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें मैंने आपको ये सारे तो करा दिए हैं क्वेश्चंस पहले से ही, ये सब क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। हम्म, ये मैं आपको करा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 12th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट इक्वल। तो आपको गिवन ही है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। सबसे पहले काम करना होगा आपको, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस में एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल आपको निकालना है। अब ई नॉट सेल में देखो, ये वाला पार्ट एनोड होता है, तो आपको मैंने अब देखो एनोड वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, बट एनोड में वैल्यू हमेशा अपोजिट करके लेना होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा ई नॉट पॉइंट में 7। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दे रखा है जो एज इट इज आ जाता है। इसका वैल्यू देखा, ये नहीं आएगा बीच में, ये सिर्फ 0.4 होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.40। तो ई नॉट सेल देखो क्या आ गया, ई नॉट सेल दोनों का एडिशन आ गया 0.40, क्योंकि ये कैथोड पे रहेगा ना, 0.40 प्लस में 0.76। ठीक है, तो आप इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 6 पॉइंट में 1.16। ठीक है, ये आ गया 1.16। ठीक है, मोटा ये ही नॉट। बट आपको यहाँ पे एन भी निकालना है। एन कैसे निकालते थे, रेडॉक्स रिएक्शन से। देखो एनोड पे इक्वेशन क्या होगी, एनोड पे इक्वेशन होगी आपकी जेड एन से जेड एन टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे इक्वेशन क्या होगी, सी डी टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सी डी। ठीक है, अब इसको ऐड, अगर आप देखो दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, आपकी इक्वेशन क्या है, सी डी टू प्लस जेड एन टू प्लस सी डी। और ये टू टू इलेक्ट्रॉन कट गए, तो ये एन का वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो टू टू कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये टू टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एन का वैल्यू होगा वो आपका 2 रहेगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो आपको एन का वैल्यू 2 आ गया, ई नॉट का वैल्यू आ गया, एन इक्वल टू 2 आ गया, ई नॉट आ गया। एफ का वैल्यू मैंने आपको बोला है, और इन्होंने दे भी रखा है 9650। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा जी का देखो आंसर क्या आएगा, माइनस में 296,500 इंटू में 1.16। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जूल में आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी का जो यूनिट रहेगा जूल में रहेगा। आप इसको नोट डाउन करके सॉल्व करके देखो, ये 12th वाला क्वेश्चन। ठीक है, well, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
ठीक है, तो ये आप आंसर खुद से निकाल लेना, ये आंसर जो फाइनल यूनिट होगी जूल पर मोल में आ जाएगी, यानी इसका जो आंसर ये फाइनली लिखोगे आप किलो जूल पर मोल में, मतलब ये जो आंसर आएगा जूल मोल इनवर्स में आएगा, जो आप फाइनली कर सकते। देखो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन एट इथेनॉल। आपको दोबारा से एक बार थोड़ा बता देता हूँ। देखो, ये वाला पार्ट एनोड पे था, हमने इसको एनोड की इक्वेशन लिखी। ये वाला पार्ट कैथोड पे था, तो ये कैथोड की इक्वेशन लिखी। और दोनों में टू टू इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को ऐड करके कैंसिल आउट कर फाइनल। ये सब तो ऑलरेडी मैंने समझा रखा है आप लोगों को, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा करने में। एन का वैल्यू 2 आ गया। ई नॉट सेल का वैल्यू देखो, ये वाला पार्ट हमेशा मैंने बोला रिवर्स करके लिखो, लिख दिया। और इसको एज इट इज लिखो, दोनों को ऐड करोगे वैल्यू आ जाएगा। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी में माइनस है पी नॉट सेल, तो डेल्टा जी हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं अगला बता रहा हूँ। राइट द, ये नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं सब क्वेश्चंस। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगला देखिए। हाँ, ये वाला करिए, 20 वाला क्वेश्चन देखिए। अभी आपको मैं नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये वाला जो 20 है, ये वाला क्वेश्चन 20 वाला देखिए। इसमें क्या कह रहा है? आपको डेल्टा जी नॉट और लॉग के सी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, और ई नॉट सेल आपको दे रखा है, एफ का वैल्यू दे रखा है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस एन ई नॉट सेल एफ। ई नॉट आपको दे रखा है, एफ का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू इस इक्वेशन से आएगा। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखो, तो यहाँ पे ये एनआई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड का पार्ट। ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहाँ मतलब जो जीरो से पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड पे आएगा। ठीक है, तो मैं एनोड की इक्वेशन लिख देता हूँ। एनोड पे इक्वेशन आ गई आपकी, एनआई से Na2+, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये देखिए एजी प्लस से एजी में जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जहां पे अगर प्लस, एक तरह से प्लस की वैल्यू बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और जहां घट रही है वहां रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन क्या हो गया? कैथोड। तो कैथोड पे इक्वेशन हो गई, ये कैथोड पे आ गया आपका एजी प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन एजी। अब देखो, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इसको पूरे को 2 से, यानी इक्वेशन जब आप रेडॉक्स की लिखोगे, तो एनआई का Na2+, 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag+इलेक्ट्रॉन Ag। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, पूरे को 2 से, क्योंकि ये 2 कैंसिल आउट होगा ना, तभी बराबर करना होता है। तो 2Ag+Ni, और Ni2+2Ag। ठीक है, तो एन का वैल्यू आ गया 2। तो एन का वैल्यू 2 आ गया। समझ में आ रहा है एन का वैल्यू 2 कैसे निकाला? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका 2 का वैल्यू निकाल लिया। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा जी का नॉट का वैल्यू आएगा -2, 1.0596500। इसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये जो यूनिट रहेगी इसकी किलो जूल पर मोल रहेगी। अब अगला देखो, आपको लॉग केसी का भी वैल्यू बताना है 20th क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको ई नॉट सेल 1.05 दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये 1.05 दे रखा था। तो अब इसमें क्या है? ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n लॉग किसी, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग यूज कर लो। एन का वैल्यू 2 है, ई नॉट सेल वैल्यू आपको दे रखा है 1.05, इंटू में 2, एन का वैल्यू 2 आ जाएगा 0.059 लॉग के, ये वैल्यू सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। ये 20th क्वेश्चन है। ठीक है,
आप इसको कर लीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ क्या करना है, डेल्टा जी नॉट और केसी करना, ये हो गया। अब देखिए, मैंने आपको बोला था ना मैक्सिमम वर्क भी कहीं लिखा है, इसका मतलब आपको डेल्टा जी नॉट ही निकालना है। डेल्टा जी नॉट को ही बोला जाता है मैक्सिमम, ठीक है। लॉग कैसी बोल रहा है, अब देखो वही सेम रिएक्शन, पता है सेम ही है ये वाली, तो एन का वैल्यू भी 2 रहेगा। बट यहाँ पे ना आपको इनोट सेल निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे ये ना, तो इसको उल्टा करके लिख देना, सेम वही ऊपर आ जाएगी वाली वैल्यू आएगी। जैसे इसको वैल्यू को आप उल्टा करके लिखोगे प्लस में 0.25, और ये रहेगा, इन दोनों को प्लस करोगे ना इन दोनों को, तो आपका आंसर 1.05 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, फिर वो सेम वही ऊपर जैसा सारा कुछ है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो ये कर सकते हो आप लोग कर लेना। मैं अब अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। For the well constant, that is not how much maximum work can be done from, ये सेम वही ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको क्या है ना कि लैंग्वेज बदल दी गई। जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में दे रखा है, पहले आपको नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में, तो ये आप खुद से कर सकते हो, तो ये कर लेना। मैं अब अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ जो इसमें रिलेटेड हो आपका उससे। अब ये देखो क्वेश्चन आप 22, डेल्टा जी डॉट निकालना है ना, एन का वैल्यू, अब ये क्वेश्चन इक्वेशन आप बार बार यूज, एन का वैल्यू इसमें 2 रहेगा, और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ई नॉट सेल का वैल्यू भी आ जाएगा। इसको उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये एनोड पे है, तो ये एनोड का पार्ट है, कैथोड का पार्ट है, तो कैथोड वाला एज इट इज आता है, एनोड वाला अपोजिट करके आता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1.1 कुछ वोल्टेज आएगा, ठीक है। और एफ का वैल्यू दे रखा है, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, -n ई नॉट एफ, ये सॉल्व कर लेना आपके हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट जो है आपका वो है -n ई नॉट एफ, एन का वैल्यू इसमें हो गया 2, ई नॉट का वैल्यू 1.1 आएगा, ये करके देख लेना, और 96500 से करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। किलो, ये नहीं किलो यहाँ नहीं आएगा, जब इसको सॉल्व कर लोगे फिर फाइनली आपको जो यूनिट रखना होता है, डेल्टा जी जो फाइनल आप लिखोगे ना वो इस फॉर्म में लिखो, किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, फिर मैं अगला देख रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। अगला है 24। ये भी इजी है। जैसे क्या है कि इसमें आपको जो वैल्यू तो बड़ी है वो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपका कैथोड पे जाएगा, क्योंकि देखो आपको मैंने बोला था ना दो में जो वैल्यू बड़ी होती है वो कैथोड पे जाती है, तो ये वैल्यू कैथोड पे जाएगी, ये वैल्यू एनोड पे जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है। अब वैल्यू एनोड पे जाएगी, तो जो वैल्यू एनोड पे जाती है उसको अपोजिट करते हैं, तो ये अपोजिट करके लिखो, तो ई नॉट सेल कितना आ गया, 0.763 माइनस में 0.403, ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये आएगी 026, नहीं 0.36। एक बार देख लो आप लोग 24 का। हम्म ये वैल्यू आ गई आपकी 0.36, ठीक है, 0.3। और इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे ना, इसकी इक्वेशन लिखोगे तो एन का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये आप लोग खुद से कर सकते हो, सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि एनोड और कैथोड की इक्वेशन लिखोगे तो देखो 2 का डिफरेंस है, तो एन का वैल्यू 2 ही आएगा, तो एन का वैल्यू 2 आ गया आपका। और ई का वैल्यू ये ना, डेल्टा जी आपका आ जाएगा फाइनली। देखो यहाँ पे डेल्टा जी और लॉग के सी दोनों निकालना है ना, तो डेल्टा जी नॉट तो हो गया माइनस में 2.36 माइनस, और यहाँ पे 9650, ठीक है। और उसके बाद ई नॉट आपको कितना 0.36 दे रखा है, और 0.059/2 लॉग केसी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। समझ में आया ये वाला, तो आपको केसी वैल्यू आराम से निकल आएगा, इससे केसी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप सॉल्व कर लेना इसको, इससे लॉग केसी का वैल्यू आ जाएगा और इससे आपको ये आ जाएगा, आपको क्या
केसी लॉग केसी तो पूछा है, तो लॉग केसी दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना और यहाँ डेल्टा जी नॉट निकाल लेना। ठीक है, तो ये कर लेना, 24 भी कर लेना, इजी क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्लियर करते हैं। 24 हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही, मैं इसलिए इसको अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, अगर नहीं होगा तो बताना, मैं बता दूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें फॉर द रिएक्शन डेल्टा जी नोट दे रखा है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल बताना, कैलकुलेट द ईएमएफ। हाँ, इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले डेल्टा जी दे रखा है तो डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसको चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन है, मतलब इसमें दो तीन चीजें यूज हुई है। सबसे पहले आपको डेल्टा जी नॉट दे रखा है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एन का वैल्यू तो साफ दिख रहा है, टू का टू ही आएगा, इसके केस में भी एन का वैल्यू टू ही आएगा, क्योंकि ये एजी प्लस से एजी में तो कन्वर्ट हुआ है, तो दो यूज हुए हैं, तो टू रहेगा, एन का वैल्यू तो इसमें टू रहेगा, वो आप चाहो तो खुद से बाद में निकाल। ठीक, और लेकिन इसकी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन तो दे ही रखी है आपको, फिर उसके लिए कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व, सबसे पहले डेल्टा जी नॉट दे रखा है ना, तो डेल्टा जी नॉट दे रखा है -4366, ये किसके बाद -296500 इंटू में ई नॉट सेल। तो इसको सॉल्व करो ना, ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको सॉल्व करके बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई 27 में। इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी आपकी 0.226। जैसे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई आपकी 0.226, 0.226। ठीक है, अब देखो आगे, एन का वैल्यू 2 है, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी, तो 296500, तो ई नॉट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए ई नॉट का वैल्यू आ गया, अब आपको नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई नॉट ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाई एन, एन आता था लॉग, यहाँ पे आपका क्यूसी लिख लो, क्यूसी आता है, यानी इधर वाले है ना और इधर वाले। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में आपको आयन सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो अगर इस इक्वेशन को आप पुट करो, और एक आयन ये रहा, ठीक है, दो आयन दिख रहे हैं ना, तो इस इक्वेशन को अगर आप पुट करो तो क्या लिखोगे, ई सेल जो लिखोगे आप, कितना है यहाँ पे 0.25 है ना, तो 0.226 माइनस में 0.059/2। ठीक है, हम्म, देखिए इसमें क्या करेंगे, 0.226 माइनस में 0.059/2 हो गया ना। अब इसमें अगर आप फर्दर लिखोगे तो क्या लिखोगे, में लॉग में वैल्यू आएगी आपकी 0.1 देख रहे हो, यहाँ पे दोनों आयंस ऊपर ही दे रखे हैं, दोनों साइड H प्लस और Cl माइनस के आयन दोनों एक साइड एक तरफ ही दे रखे हैं ना। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें इन दोनों आयंस को अगर आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 है ना, तो हाँ 4। ठीक है,
Cl माइनस का n और मल्टीप्लाई में H प्लस का n, ठीक है, इन दोनों को एक साथ, ठीक, तो लेकिन दोनों का स्क्वायर करके आएगा, ठीक है। तो एक तरह से आप ये लिख सकते हो, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 0.226 माइनस में 0.059/2 लॉग में, देखो ये वैल्यू कितनी देगा, 0.1 यानी 10 की पावर माइनस माइनस टू आ जाएगा ये, इनटू में ये भी 10 की पावर माइनस टू आ जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, तो ये 10 की पावर -4 आ गया, तो वैल्यू आ जाएगी 0.0226 माइनस में 0.059/2 और माइनस में 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, 0.0226 प्लस में 0.059/2, ये समझ में आया, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। और फिर इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, चलिए इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28, calculate the EMF of the following, ये अच्छा, ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हो क्वेश्चन, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, इसको कर लेना। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल विच हैव अ फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, Ag से Ag प्लस में गया है और 2 से 3 1 है, इसमें तो n का वैल्यू 1 दिख रहा है सिर्फ। 30th क्वेश्चन में 30 है ना ये वाला? और इससे पहले ये जो ये 30th क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल विच हैव अ फॉलोइंग, अच्छा ये वैल्यू दे रखी है। अब ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद से देख लेना, इसमें एन का वैल्यू 1 आ जाएगा, ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल लेना, ई नॉट सेल का वैल्यू आप लोग निकाल लेना और फिर डेल्टा जी नॉट और केसी निकाल सकते हो। इसमें मतलब ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, इसमें कोई खास है नहीं। अगला देखते हैं क्या है, 30th हो गया, 31 क्या है आपका, टी ये हाउ इज, ये तो आपको बता रखा फॉर्मूला डायरेक्ट, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। ये क्या है, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के, ये फॉर्मूला बताया था ना, उसी को लिखा हुआ है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, ये तो इजी कर लेना खुद से, ये सब मिल जाएगा आपको खुद से, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिए अभी, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, अभी आप लोग इतना कर लो, बाकी का जो है हम लोग क्वेश्चन सब प्रैक्टिस हो गए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नया टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नया टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो टॉपिक क्या था हमारा, हम्म, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जस्ट मैं इसको इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ इस टॉपिक का। तो जो टॉपिक का नाम है वो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम लिख लीजिए सब लोग, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो, इस टॉपिक को करने से पहले ना, 12th में आप एक चैप्टर पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट, करंट वाला फिजिक्स में चैप्टर पढ़ते हो ना, उसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ यूज होंगे, तो मैं कुछ थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बता रहा हूँ,
जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और ये मेजर्ड इन ओम, मेजर्ड इन ओम, यानी इसको मेजर करेंगे हम ओम, इसकी यूनिट होगी ओम, ठीक है। उसके बाद आर जो होता है, ये जो मेजर किया, ये रो एल बाय ए के बराबर। यहाँ पे रो जो है रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी है, इसको हम लोग यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। और एल जो होता है ये क्रॉस सेक्शन लेंथ होता है, और ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन। जैसे कोई वायर है तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा ए कहलाएगा, ये जो है आपका ए कहलाएगा, और ये इसका लेंथ, ये इसका एल कहलाएगा, ठीक है। समझ है? तो इसको लिख लो, ये है और ये इसका लेंथ, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, अगर आप रेजिस्टेंस का अपोजिट करो, यानी एक टर्म होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और ये 1/r के बराबर होगा, 1 बाय रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। यानी अगर आप इस दो रेजिस्टेंस वाले पार्ट को पूरा अपोजिट कर दो, इस तरह लिख दो 1/रो A/L, तो आपका कंडक्टेंस आएगा। तो जो ये 1/रो होता है इसको हम लोग के बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो के है आपका कंडक्टिविटी, ये जो है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लिख देते हैं। के जो है आपका, ये जो है आपका वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो 1/रो इक्वल टू के कंडक्टिविटी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो देख यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है, वो आपको ध्यान रखना होता है। उसके जो कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का 1/r होता है, कंडक्टिविटी जो होती है 1/रो के बराबर होती है, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है सीमेंस। देखो, जो कंडक्टेंस होता है इसकी एसआई यूनिट जो है सीमेंस। हम्म एसआई यूनिट जो है इसकी सीमेंस है, सीमेंस, सीमेंस है, इसको हम एस से डिनोट करेंगे या फिर ओम इनवर्स, ओम इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो इसकी जो यूनिट होती है कंडक्टिविटी जो होती है रेजिस्टिविटी का 1/रो होता है, और इसकी एसआई यूनिट सीमेंस पर मीटर होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी, ये जो होगा सीमेन मीटर इनवर्स, या फिर मेन आपको सीमेन मीटर इनवर्स ही दिखेगा। तो यही आप ध्यान रखो, और वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। सीमेंस मीटर इनवर्स और ओम मीटर, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको मैं समझा देता हूँ। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, उसको के से डिनोट किया जाएगा, ये 1/रजिस्टिविटी के बराबर होगा, रजिस्टिविटी के बराबर, यानी रो के बराबर, ठीक है। तो ये चीज है। अब इस कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, ये आपको या तो सीमेंस, सॉरी सीमेंस मीटर इनवर्स में मिलेगा, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी मिलता है, ज्यादातर आपको सेंटीमीटर में दिखेगा, सीमेंस मीटर कम दिखता है। और ये जो होता है ये ओम्स मीटर इनवर्स, ये आपको ओम मीटर रहेगा, ये ओम्स मीटर रहेगा, ठीक है। तो पहले आप इस को कर लो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अगला देखिए। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन बता दिया आपको, ऐसा यूनिट बता दी। अब क्या होता है देखिए, आपका ना जैसे दो तरह का कंडक्शन होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और एक होता है आपका कंडक्शन थ्रू मेटल। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे आपने जो फिजिक्स में पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप मेटलिक कंडक्शन, यानी करंट जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिकल वायर से flow,
बट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पढ़ेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो सबसे पहले आप लिख लो कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस थ्रू मेटल is called is called is called metallic और इलेक्ट्रॉनिक, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, एंड और ये जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो कुछ डायरेक्ट आप अगर पॉइंट ध्यान में रखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो हो रहा है क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ये थ्रू मेटल होगा, थ्रू मेटल बाय, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पे लिख लो। और ये जो होता है हीट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले फिर आगे कर, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे पढ़ाता हूँ। चलिए अगला नोट डाउन करिए, अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। देखिए इसमें क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्टेंस द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस present by ion present in the solution, the conductance of electricity by ion present in a solution, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट जो आपकी आयनिक कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और आयोनिक आयोनिक कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर। ये टी मैं टेम्परेचर के लिए डिनोट कर रहा हूँ, इधर स्पेस नहीं है, तो टी का मतलब समझ लीजिएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटेलिक कंडक्टिविटी घटती है, आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा सब लोग।
ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हो आप, आयनिक कंडक्टिविटी। जो ये आयनिक वाले केस होते हैं ना, ये भी सारे लोग फॉलो करेंगे जो आपके मेटलिक वाले थे, जैसे आयोनिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ओवे ओम्स में, ओम्स, ठीक है, लाइक मेटलिक, लाइक मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो आयनिक कंडक्टेंस है वो भी ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, जैसे आपके मेटलिक कंडक्टेंस में करते हैं। और जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है, आयोनिक कंडक्टिविटी, आयोनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन साइज, नेचर, साइज ऑफ द आयन, ऑफ आयंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड, इट ऑल्सो ऑल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट है जो दोबारा से एक बार बता देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस जो होगा ये आयंस के थ्रू होगा। ये साइज ऑफ द आयन डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो कुछ चीजें हैं जो आयनिक कंडक्टेंस की आपको पता होनी चाहिए। हाँ, उसके अलावा ये आपके ओम्स लॉ को भी ओबे करेगा, जैसे आपके मेटलिक कंडक्टेंस करते कंडक्टर करते हैं। तो अभी आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू।